नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। क्या भारत की सर्जिकल स्ट्राइक से, एयर स्ट्राइक से और जिस तरीके से भारत में आतंकियों को मारा जा रहा है, उससे क्या पाकिस्तान और उसके आतंकी संगठन बुरी तरह से बौखला गए? ये सवाल इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार हुए जैश के आतंकी हिदायतुल्लाह ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं और इन खुलासों के बाद देश की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। हिदायतुल्लाह ने पूछताछ में बताया है कि उसने अजीत डोभाल के दफ्तर की रेकी की थी। डोभाल के दफ्तर के अलावा कुछ अहम इमारतों की भी उसने रेकी की। हिदायतुल्लाह से पूछताछ में एक वीडियो भी जांच एजेंसियों को मिला है और ये वीडियो उसे व्हाट्सएप के जरिए अपने पाकिस्तानी हैंडलर, अपने पाकिस्तानी आका, जिसे वो डॉक्टर के नाम से बुलाता है, उसके पास ये सारे रेकी के वीडियोस भेजने थे। हिदायतुल्लाह को 6 फरवरी को जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया गया था और इससे पहले कि ये वीडियो अपने पाकिस्तानी आका को भेज पाता, पाकिस्तानी हैंडलर जिसको वो डॉक्टर कह रहा है उसको भेज पाता, हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के हाथ उसकी गिरबान तक पहुंच गए। उसको धर लिया और क्या प्लान था इसका खुलासा हुआ है। ये बहुत बड़ा प्लान था। निशाने पर एनएसए अजीत डोभाल थे। अब आपको बताते हैं कि आतंकियों के दरअसल ये मंसूबे क्या थे। हिदायतुल्लाह मलिक को अनंतनाग से अरेस्ट किया गया था। जैश के फ्रंट ग्रुप जिसका नाम है लश्कर मुस्तफा, उसका चीफ है ये हिदायतुल्लाह मलिक। मलिक के पास से कुछ गोला बारूद भी इस गिरफ्तारी के दौरान बरामद किया गया और 24 जनवरी 2019 को ये श्रीनगर से दिल्ली आता है। इंडिगो की फ्लाइट पकड़कर ये श्रीनगर से दिल्ली आया था। इस दौरान सीआईएसएफ की सुरक्षा व्यवस्था का इसने एक प्रॉपर वीडियो इसका बनाने का मकसद था और मलिक अपने पाकिस्तानी हैंडलर को, जिसको ये वीडियो भेजना था, उसे डॉक्टर कहकर बुलाता है। 2019 में सांबा सेक्टर बॉर्डर एरिया की भी इसने रेकी की थी। आतंकी समीर अहमद डार भी उस वक्त उस रेकी के दौरान जब सांबा में वो गया था उसके साथ मौजूद था। और समीर कौन है? समीर अहमद डार है जो पुलवामा हमले में शामिल था और 21 जनवरी 2020 को भारतीय एजेंसियों ने समीर को गिरफ्तार कर लिया था। अब आपको हम बताते हैं कि जैश के निशाने पर आखिरकार अजीत डोभाल क्यों है, ये जानना बहुत जरूरी है। दरअसल मसूद अजहर कौन है? जो कि जैश का आका है, जैश का सरगना है। इस मसूद अजहर को 1994 में गिरफ्तार किया गया था और 94 में अजीत डोभाल ही वो शख्स थे जिसने मसूद अजहर से पूछताछ की थी, एयर स्ट्राइक की थी, सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इन दोनों स्ट्राइक से भी जैश बुरी तरह से बौखला गया था और दरअसल इस पूरी स्ट्राइक की प्लानिंग अजीत डोभाल ने ही की थी। स्ट्राइक में कई जैश के आतंकी थे जो मारे गए थे। उसके बाद से वो लगातार बौखलाहट में है और शायद इसी बौखलाहट में इस बार उसने ये गलती की, अजीत डोभाल को निशाना बनाने की कोशिश की है। आज की डिबेट को हम ओपन कर रहे हैं और डिबेट के सवाल क्या है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। पाकिस्तान के निशाने पर डोभाल, क्या है जैश की इस आतंकी संगठन की नई चाल? एनएसए की सुरक्षा बढ़ाई, क्या फिर होगी पाकिस्तान पर सर्जिकल चढ़ाई? और पाकिस्तान में हिदायत का डॉक्टर, क्या फिर होगा आतंकियों का एनकाउंटर? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ पूरा पैनल है। पैनल में मेरे साथ कौन कौन है मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं अपने पूरे पैनल से। मेरे साथ इस समय शिवम छाबड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। प्रेम कुमार जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो साथ में जुड़ गए हैं। आरबीएस मनी साहब, फॉर्मर अंडर सेक्रेटरी एमएचए इंटरनल सिक्योरिटी, और आरजू काजमी जी, पाकिस्तान की सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी साथ में जुड़ गई हैं। और अब से कुछ ही देर में मेरे सहयोगी और हमारे एडिटर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स आशीष सिंह भी मेरे साथ जुड़ेंगे और हम इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आरजू जी के पास चल रहा हूं। आरजू जी, ये बार बार पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगते रहे हैं, एक आतंकी मुल्क है पाकिस्तान, ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान है, ग्रे लिस्ट से निकलने की कोशिश लगातार करता है, लेकिन फिर भी इस तरह की आतंकी साजिशों से बाज नहीं आ रहा है। और इस बार गलती कर दी पाकिस्तान ने, एनएसए अजीत डोभाल को निशाने पर लिया है और यह पूछताछ में खुलासा हुआ है। भारतीय एजेंसियों ने आतंकी पकड़ा है, पाकिस्तानी आतंकी, जिससे खुलासा हुआ है पूछताछ में। क्यों बार बार इस तरह की कोशिश, क्यों बार बार इस तरह की साजिश, जबकि हर बार मुंह की खानी पड़ती? बिल्कुल पाकिस्तान में कुछ इस तरह के, जिन्हें हम नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं, मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि भारत के साथ पाकिस्तान के टर्म्स बेहतर हों और वो कुछ ना कुछ इस तरह की एक्टिविटीज करते रहते हैं जिसका हमारी सरकार से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई वास्ता नहीं होता। लेकिन ये अपनी तरफ से कोई जिहाद लेके चल रहे हैं, कोई रिलीजियस कहना चाहिए, बिल्कुल एक पागलपन की हद तक जो है वो रिलीजन को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये लोग मौजूद हैं और इससे हमारी गवर्नमेंट भी इनकार नहीं करती और हमेशा यही कहती है कि हम
किसी को अपनी जमीन इस्तेमाल करने नहीं देंगे और इस तरह के लोगों को हम कोशिश करेंगे कि अगर ये सबूत मिल जाए, अगर आप एविडेंस दें कि ये पाकिस्तान से गए हैं तो बिल्कुल इनको सजा दी जाएगी। और पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है इस तरह के लोगों को रोकने की, क्योंकि अभी हम लोग FATF की ग्रे लिस्ट में भी है और ये चीज हमें हर जगह से नुकसान करेगी, तो हमें इस चीज को रोकना ही होगा पाकिस्तान को। नहीं, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की, जो फैक्चुअल सिचुएशन है उस पर आपने बात की। मैं इसकी कद्र करता हूं कि आपने बहुत सही बात की, लेकिन सवाल एक ये भी है ना कि पाकिस्तान में जो आतंकी हैं वो तो एट ईज रहते हैं। चाहे मैं मसूद अजहर की बात कर लूं, चाहे मैं हाफिज सईद की बात कर लूं, पहले गिरफ्तारी का ड्रामा किया जाता है, फिर उसके बाद रिहा कर दिया जाता है। तो फिर इसीलिए तो पैर पसार रहा है ये आतंकवाद जो है। ये दिखावा क्यों किया जाता है कि हाँ हम आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और उसके बाद फिर उनको कुछ दिनों बाद छोड़ दिया जाता है। सब कुछ स्क्रिप्टेड सा लगता है और इसीलिए जो आतंकवाद इतने पैर पसार रहा है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि हाफिज सईद को अरेस्ट किया गया और फिर दोबारा छोड़ दिया गया। इस तरह के कहीं ना कहीं से कोई प्रेशर आए हैं, मगर अब काफी दिन से हाफिज सईद बंद है और उसको इस तरह से छोड़ा नहीं जा रहा। और अगर कोई ऐसा करना चाहेगा भी तो उसके लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि FATF में जैसे कहते हैं ना गर्दन तक फंस चुके हैं और उसमें से निकलना बहुत जरूरी है। उस ग्रे लिस्ट से हर हाल में पाकिस्तान को बाहर आना होगा या कम से कम भी ब्लैक लिस्ट से अपने आप को बचाना होगा। तो उसके लिए सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक आप इस बात को समझें कि कोई ना कोई एक थर्ड एंगल है जो नहीं चाहता कि पाकिस्तान और भारत जो है वो सुकून से रहे, आराम से रहे, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो दोनों ही देशों में गड़बड़ मचती है, दोनों ही देशों में गलत होगा। तो इसलिए उस चीज को भी जहन में रखकर बिल्कुल उसके ऊपर तभी काम या बात की जा सकती है अगर हम इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि हमारे साथ कोई ना कोई ऐसा थर्ड पार्टी है जो हमें डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है आरजू जी, आप मेरे साथ बने रहिए। बाकी मेहमान भी हैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष भी जुड़ गए हैं, एडिटर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स। आशीष, बार बार पाकिस्तान इस तरह की कोशिश करता है और हम देखते हैं कि बार बार उसकी कोशिशों को भारत नाकाम करता है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि जो बाज आ जाए वो पाकिस्तान नहीं। और एक बार फिर अब ये बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है कि भारत के NSA अजीत डोभाल पाकिस्तान के निशाने पर थे। बाकायदा रेकी की जाती है, पूरी तरीके से पूरा प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया जाता है, लेकिन इससे पहले की सारी रेकी को पाकिस्तान भेजा जाता। हमारी सुरक्षा एजेंसियां धर लेती हैं, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आएगा फिर भी। ये दो अलग अलग बातें हैं रोहित, जो आपने पूछी है। पहला तो जिस तरह से हमने देखा कि एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन जिसे कहते हैं, इंटेलिजेंस की तरफ से भी और मिलिट्री की तरफ से भी, ये हमें लगभग पिछले 6 सालों से देखने मिल रहा है। इसीलिए कोई बड़ा आतंकी हमला जो कि 2014 के पहले हर 2-3 साल में एकाक हो ही जाता था, चाहे वो आप मुंबई अटैक की बात करें, ट्रेन ब्लास्ट करें, बस ब्लास्ट करें, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बहुत सारे शहर हमेशा निशाने पे होते थे। तो प्रिवेंटिव एक्शन शोज की इंटेलिजेंस एजेंसीज काफी बेहतरीन तरीके से काम कर रही हैं। जाहिर सी बात है, देखिए 100 बार अटेम्प्ट होगा, 99 बार आप रोक लेंगे, एक ना एक बार कभी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, पर कुछ भी बड़ा हो नहीं पाया अभी तक। तो ये प्रिवेंटिव एक्शन है। दूसरी आपने जो कही वो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। 22 तारीख से इसी महीने के 4 दिन का प्लेनरी सेशन शुरू होने वाला है। पाकिस्तान का जो FATF का ग्रे लिस्टिंग है वो सबसे बड़ा चर्चा का विषय रहेगा FATF द्वारा। ऐसे समय में मतलब आप मान लीजिए कि बस हफ्ता 10 दिन बचा है और उसके बावजूद इस तरह की गतिविधियां की जा रही हैं, ये साफ साफ इशारा करता है कि एकदम से ही बेशर्मी और जिसे ब्रेजननेस कहते हैं अंग्रेजी में, कि पाकिस्तान को और उनके स्पॉन्सर टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान एज ए कंट्री, पाकिस्तान एज ए गवर्नमेंट, पाकिस्तान एज एन आर्मी, और जिस तरह से जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, जो कि मोस्ट ऑफ देम ऑब्वियसली आर गुड पीपल, बट उन पर किस तरह से लालछन लगता है। आज आप अगर एक ग्रे लिस्ट कंट्री के सिटीजन होंगे या पॉलिटिशियन होंगे या फिर सोल्जर होंगे, आपके लिए बहुत दिक्कतें आती हैं, चाहे वो इकोनॉमी की नहीं, ट्रैवल तक को लेके। लेकिन हफ्ते 10 दिन पहले FATF के प्लेनरी सेशन के इस तरह से पाकिस्तान का ब्रेजननेस ये साफ दर्शाता है कि वो बाज नहीं आने वाला। लेकिन एक और 10 सेकंड में बात कहूंगा, ये भी दर्शाता है कि इमरान खान भले ही चाहेंगे कि ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाएं, लेकिन आका तो कोई और है। पाकिस्तानी आर्मी और जो स्पॉन्सर टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान एज ए कंट्री, देश को, प्रधानमंत्री को, नागरिकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़े, जो कि ऑलरेडी 3 साल से भुगता जा रहा है। बिल्कुल ठीक है आशीष। इस समय हमारे साथ राकेश कुमार सिंह भी जुड़ गए हैं, मैं सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूं, उनके पास कुछ इनपुट है। राकेश, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या जानकारी है आपके पास? ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ये बड़ा खुलासा किया कि अजीत डोभाल निशाने पर थे। आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है इससे रिगार्डिंग, इससे रिलेटेड?
देखिए रोहित, जिस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जो कि जम्मू कश्मीर को लेकर जो पूरी रणनीति बनाते हैं और आज स्थिति जो आतंकवाद को एक तरह से खात्मा के कगार पर है जम्मू कश्मीर, तो उसकी मूल रणनीतिकार अजीत डोभाल हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। और जिस तरह से 2016 में उरी सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देना हो या 2019 में बालाकोट की जिस तरह से एयर स्ट्राइक किया गया हो, ये दोनों घटना के बाद पाकिस्तान के जो आतंकवाद जो समूह है, लश्कर जैश जैसे संगठन, उसमें बौखलाहट साफ तौर पर है। और उसी के बाद ये पूरी तौर पर साजिश रची गई और साजिश रची गई कि जैश का जो फ्रंट समूह है लश्कर मुस्तफा, उसका चीफ जो कि 6 फरवरी को हिदायतुल्लाह मलिक को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उससे पास से खुलासा होता है कि उसके मोबाइल में एक वीडियो है जिसमें अजीत डोभाल के घर का और अजीत डोभाल के दफ्तर का उसमें उसका रेकी किया हुआ था, जिसको पाकिस्तानी हैंडलर डॉक्टर को भेजा गया। और डॉक्टर के बारे में जो अभी सुरक्षा एजेंसियों के टॉप सुरक्षा एजेंसियों की माने तो ये डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि मौलाना मसूद अजहर का भाई जो रऊफ असगर है, उसका नाम सामने आ रहा है। तो ये बड़ा साजिश का खुलासा हुआ है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के जिस तरह से खिलाफ ये पूरी तौर पर रणनीति रची गई है पाकिस्तान परस्त आतंकियों द्वारा, और तो ये बड़ा खुलासा हुआ है। जहां तक उनकी सुरक्षा की बात है, सुरक्षा पहले से मजबूत है, परिंदा पर नहीं मार सकता, क्योंकि न केवल कश्मीर, विश्व के जो अन्य जो काउंटर टेरर ऑर्गेनाइजेशन है वो भी मानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बेहतर रणनीतिकार हैं। बिल्कुल, और यही वजह है कि वो निशाने पर हैं आतंकियों के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राकेश कुमार सिंह इस पूरे इनपुट के लिए। आप हमारे साथ जुड़े और ये पूरा इनपुट आपने हमको दिया और ये भी बताया कि सुरक्षा इस वक्त बेहद पहले कड़ी थी, अभी और इस थ्रेट को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम और ज्यादा कड़े कर दिए गए हैं, यानी कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, आतंकी तो बहुत दूर की बात है। मैं बाकी पैनल के पास चल रहा हूं। शिवम छाबड़ा जी, आपको क्या यही वजह लगती है कि अजीत डोभाल आतंकियों के निशाने पर है? हालांकि ये बात है कि वो आतंकियों की हिटलिस्ट में पहले से रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से काम किए हैं आतंक को खत्म करने के लिए, की पर्सन रहे हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, या फिर 370 के बाद हमने देखा था किस तरीके से जन जन से जाकर वो मिल रहे थे, लोगों से मुलाकात कर रहे थे और इमरान खान यूएन में जाकर रो रहे थे कि ये 370 हटा दिया, ये क्या किया, ये क्या किया। ये इसीलिए निशाना साध रहे हैं अजीत डोभाल पर, इसीलिए उनको निशाने पर ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है रोहित, ये बात को नकारा नहीं जा सकता क्योंकि आतंक अगर है उनके लिए अजीत डोभाल निश्चित रूप से एक थ्रेट साबित हो रहा है। और कहीं ना कहीं मैं भी आरजू जी की बात सुन रहा था, वास्तव में उनका धन्यवाद भी देना था कि जिस सादगी से, जिस सरलता से उन्होंने बात स्वीकारी कि कहीं ना कहीं पीएफ से अगर उनको बेल से बाहर नहीं निकलना है तो निश्चित रूप से आतंकवाद के खिलाफ उनको एक जंग जो आज से बहुत समय पहले लड़नी चाहिए थी, शायद उनको आज लड़नी पड़ रही है। और कहीं ना कहीं इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि केवल आतंकवाद के पीड़ित हिंदुस्तान नहीं है, पाकिस्तान स्वयं का पीड़ित है। आज पाकिस्तान आर्थिक रूप से संकट झेल रहा है, आज पाकिस्तान आर्थिक रूप से संकट झेल रहा है। महंगाई का उसके अंदर आप समझ सकते हैं, आपकी जानकारी बिल्कुल होगी कि महंगाई सातवें आसमान पर है। तो कहीं ना कहीं आवाम को, वहाँ के लोग को, वहाँ की आवाम को एक अच्छा जीवन देने के लिए वहाँ की सरकार कहीं ना कहीं विफल साबित हो रही है। और उसका अगर मैं मुख्य कारण मानता हूँ तो आतंकवाद को जिस प्रकार से उनकी सरकार संरक्षण देती है वो बहुत बड़ा कारण है। तो अजीत डोभाल जी पहले भी हिट लिस्ट पे रहे हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। निश्चित रूप से क्योंकि ये फ्रेश थ्रेट आया है और कहीं ना कहीं कुछ नई रेवोल्यूशन हुई है, तो निश्चित रूप से उनकी सिक्योरिटी बीफअप की जाएगी, इसमें कहीं संदेह नहीं है। लेकिन ये बात सिद्ध है कि अजीत डोभाल जी का जो एक नो टॉलरेंस टू टेररिज्म है, नो टॉलरेंस टू एंटी नेशनल एक्टिविटी है, निश्चित रूप से उनके लिए एक परेशानी का सबब बन रहा है। लेकिन जितना मैं अजीत जी को जानता हूँ, बहुत जिसे कहते हैं ना कि आयरन हेडेड मैन है, अपने 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 मतलब किसी प्रकार से भी उनको इन सब चीजों से बहुत ज्यादा हिलना जुलना की उनकी आदत नहीं है। तो ये सामान्य बात है, लेकिन निश्चित रूप से पाकिस्तान को सोचने की आवश्यकता है कि उनको विकास, उनको आतंकवाद चाहिए।
बिल्कुल। आरबीएस मनी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, फॉर्मर अंडर सेक्रेटरी एमएचए इंटरनल सिक्योरिटी। में उनके पास चलूंगा। मनी साहब, क्या डिप्लोमेटिक स्तर पर इसमें कुछ किया जा सकता है? क्या ये बात उठाई जा सकती है कि आतंकवादियों को शरण देता पाकिस्तान, ये सब अच्छी तरह से जानते हैं, और वहां की सेना किस तरह से, आईएसआई किस तरीके से आतंकवादियों को संरक्षण देती है, इस बात को भी सब अच्छे से जानते हैं। लेकिन इस बार जो ये क्लियर इनपुट मिल रहा है कि निशाने पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, क्या डिप्लोमेटिक लेवल पर इस पर आपत्ति जाहिर की जा सकती है पाकिस्तान से, इस पर किसी तरह से? आपके क्वेश्चन में ही है कि भाई सब लोग जानते हैं, तो डिप्लोमेसी का तो वो जो सरकार का जो भी नीति होगी उसी को आगे ले जाएगी। ये जो भी नीति होगी उसी को आगे ले जाएगी। तो ये बिल्कुल डिप्लोमेटिक तरीके से नहीं। वैसे मैं साफ साफ बता दूं कि अजीत डोभाल जी आज नहीं, वो हमेशा ये न केवल पाकिस्तान, जो भी हिंदुस्तान के जो दुश्मन है उनके लिए एक चुनौती रहे हैं, और सक्षमता और समर्थता से वो अनचैलेंज्ड है, अतुल्य है। तो इस वजह से लोगों को तकलीफ होती है। ये तो रही अजीत डोभाल जी की क्षमता और समर्थता, और उनकी परफॉर्मेंस ऑल्सो बहुत ही हाई लेवल की है, इसलिए बोलता है वो अतुल्य है, इसलिए उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। परंतु एक चीज मैं बता दूं, मेरे पूर्व वक्ताओं ने 2-3 चीज कही, जैसे आशीष सिंह ने की कि 2014 के बाद, जो ये सच है कि 2014 के बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है। खुफिया एजेंसीज के तो इनपुट पहले भी आते थे, पहले उसके ऊपर काम नहीं किया जाता था, आजकल उसके ऊपर अमल किया जाता है, उसके ऊपर प्रतिक्रिया की जाती है। इस वजह से टेरर अटैक रुके हैं। ये मैं इंटरनली मैं जानता हूं, मुझे पता है कि इस वजह से खुफिया एजेंसी से सूचना तो पहले भी आती थी, इंटेलिजेंस एजेंसी हमें पहले भी बिल्कुल हमें खबर देती थी, सूचित करती थी, परंतु वो पड़ी रहती थी। उसके बाद 2014 के बाद अजीत डोभाल और जो सरकार की तरफ से जो दृष्टिकोण है टेररिस्ट को एक्टिविटीज को रोकना है, ये बहुत बड़ी नीति में परिवर्तन है, और ये बिल्कुल सकारात्मक परिवर्तन है। ये भारत के हित में है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी चीज, एक वक्ता पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि स्टेट का कोई लेना देना नहीं है। इस मामले में मैं थोड़ा उनको संशोधन करना चाहता हूं। रहमान मलिक आज सेनेट के चेयरमैन हैं, उन्होंने लिखा है कि FATF को कि इसको ग्रे लिस्ट से हटाया जाए। यही रहमान मलिक 2008 में इंटीरियर अफेयर्स के मंत्री होते थे। 26/11 के टाइम पे इन्होंने कार्य सूची का वो करा के, विलंब करवा के, अगले दिन 26/11 को वहां पर इंडियन डेलीगेशन को रोक के, उसके बाद जो भी है इतिहास के पन्नों में रजिस्टर है। तो पाकिस्तान का जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है वो एक सच्चाई है जो हमारे सबके मुंह में पड़ी हुई है। इसके कई प्रमाण हमारे पास आ चुके हैं। इसलिए ये सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए कि इसमें स्टेट का कुछ नहीं है। इमरान खान का 370 को यूएन में उठाना भी इसी गति के ऊपर, इसी लय के ऊपर एक और बिंदु है। तो इसलिए ये सब चीजें देखते हुए ये साफ साफ है कि पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड करे, उसको जो भी बाधक पहुंचाए, जो भी डॉक्टर है जिसके जो बाधक पहुंचाने के लिए हमारे अजीत डोभाल साहब जैसे समर्थ लोग हैं, उनके साथ अटैक करना चाहती है। इसका सोरा समिंग अप यही है। बिल्कुल आरजू जी, ये बात तो ठीक कही है मनी साहब ने कि देखिए आतंकियों को पूरी तरह से संरक्षण है वहां पर, और चाहे वो लादेन को हमने देखा था कि कितनी सिक्योरिटी के बीच रखा गया था, वो तो अमेरिका जाके लादेन को मार आया था। उसके बावजूद भी कई सारे आतंकी संगठन हैं जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, और इस बात को नहीं माना जा सकता कि किसी को इस बारे में पता ना हो। पाकिस्तान की जो आर्मी है वो पूरी तरह से सपोर्ट करती है, आईएसआई पूरी तरह से सपोर्ट करती है। जो बॉर्डर पर, इंडियन बॉर्डर पर जिस तरह की आतंकी गतिविधियां होती हैं, घुसपैठ होती है, कौन सपोर्ट करता है? तो ये कौन मानेगा इस बात को कि हाँ की स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म ये नहीं है? लेकिन सर बहुत बार पहले ऐसा होता रहा है कि भारत ने इल्जाम लगाया और पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। पाकिस्तान हमेशा डिनायल मोड में रहा है, और वो चीज ठीक नहीं थी। जहाँ पे हमारी गलती थी हमें उस चीज को मान जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं। और FATF की ग्रे लिस्ट में अगर पाकिस्तान है तो वो किस वजह से है? बिल्कुल, तो फिर सारी कहानी अपने आप क्लियर हो जाती है। अब FATF की ग्रे लिस्ट में आए हैं तो उस चीज को मानना शुरू किया है, और अपने आप को ठीक तभी कर सकेंगे जब सच्ची बात को मान जाएंगे। लेकिन बात सारी ये है कि उस पर काम कर रहे हैं। हाफिज सईद और इस तरह के कई लोगों को बंद भी किया गया है। जैसे मैंने कहा है कि एक थर्ड फैक्टर होता है, और ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में कभी भी रिलेशंस बेहतर ना हो, वो ये कुछ करते रहेंगे। और ये आपके
जिसे कहना चाहिए ये कॉकरोचेस की तरह हैं, आप इनको जितना मारेंगे ये उससे डबल बाहर निकल कर आएंगे। जब तक बहुत स्ट्रांगली इनको नहीं कुचला जाएगा। नहीं, जब इंडिया ने पीओके पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो वहां पर जैश के टेरर कैंप्स चल रहे थे। जब इंडिया ने पीओके पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो वहां पर जैश के टेरर कैंप्स चल रहे थे, और चल रहे थे तो ये कैसे मान ले कि किसी को पता ही नहीं है? लेकिन देखिए वो जो टेरर कैंप आप कह रहे हैं, जिसमें आप कह रहे हैं आपने 300 लोगों को मारा है, तो उन लोगों नहीं, आतंकियों को मारा। बॉडीज किधर है वो लोगों को नजर नहीं आई ना, वो किसी को नजर नहीं आया, कोई बिलीव नहीं कर रहा। पाकिस्तान यही तो बात है, यही तो बात है। इसीलिए तो सवाल उठते हैं मंशा पर, इसीलिए सवाल उठते हैं मंशा पर कि फिर डिनायल मोड में आ जाते हैं। इसीलिए मंशा पर सवाल उठते हैं इमरान खान की, इसीलिए मंशा पर सवाल उठते हैं पाकिस्तान की सेना की। आशीष, इसीलिए मंशा पर सवाल उठते हैं आईएसआई के भी। अभी से नहीं है, बहुत पहले से। और रिसेंट एग्जांपल्स भी अगर हम देखें, अभी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ खुद बता रहे हैं कि किस तरह से 1999 कारगिल का जो कॉन्फ्लिक्ट था, उनको इंफॉर्मेशन नॉलेज, वो अब बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी इन्वॉल्व है। प्रधानमंत्री तो थे ना पहले भी, तो उन्हें पता था, लेकिन अब क्योंकि पावर में नहीं है, अब पावर वापस चाहिए, तो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी इलेक्शन तक रिग करती है और साथ ही साथ जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी सपोर्ट करती है। ये हमेशा से ही, लेकिन देखिए एक लिमिट के आगे रोहित, हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और पॉलिटिशियंस को, जर्नलिस्ट को ब्लेम कर नहीं सकते, क्योंकि वो डेमोक्रेसी होने का नाटक है। लेकिन जो एक्चुअल पावर है, जो डिक्टेटरशिप की पावर है, वो आर्मी और आईएसआई पर है। जर्नलिस्ट भी निशाने पर रहते हैं। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हो या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, वो तो कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर ये तय करती है पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई। अगर हम देखें, भारत को ये बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो अमेरिका को बना चुके हैं, कई सालों तक बनाए थे। ओसामा बिन लादेन कहां था? अबोटाबाद, पाकिस्तानी आर्मी के कैंट एरिया में, यानी कि पूरी तरह से प्रोटेक्टेड। तब अगर अमेरिका को ये बेवकूफ बना रहे हैं, अगर अमेरिका को ये जाके झूठ इतने सालों तक, और पैसे भी ले रहे थे उनसे कि हम लादेन को ढूंढ रहे हैं, अफगानिस्तान में तोरा बोरा में ढूंढ रहे हैं, तालिबान के साथ में, ये पैसे भी ले रहे थे। और हमें अगर ये बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं तो इंडिया ने हमेशा से ही पर्दाफाश किया है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा हाईलाइटिंग पॉइंट ये लगता है जी, बताइए हफ्ते 10 दिन है, एक डर तो हो कि ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे ग्रे लिस्ट से, लेकिन वो डर भी नहीं है कि अगर 6 महीना बाकी हो और इस तरह की, बोलते हैं ना कि पूंछ सीधी नहीं होती है कुत्ते की, उस तरह से धूम की तरह लगातार पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशंस अपना काम करते थे, करते रहेंगे। क्योंकि जब ये आतंकवाद बंद हो जाएगा, पाकिस्तानी आतंकवादी ग्रुप छोड़िए, पाकिस्तानी आर्मी का वर्चस्व नहीं रहेगा, उनकी जरूरत नहीं रहेगी। और इसीलिए वो इस आग को लगातार बढ़ाते रहते हैं, कश्मीर वाली आग को। उसके लिए जो बीच में आए, अजीत डोवाल आए, नरेंद्र मोदी आए, अमित शाह आए, या फिर कोई और आए, जो भी कोई पॉलिटिशियन आए, चाहे बीजेपी हो, यूपी हो, किसी से भी, किसी भी रीजनल पार्टी से हो, जो उस रास्ते में आएगा उनके, वो हमेशा निशाने पर रहेगा। बिल्कुल, मैं प्रेम कुमार जी के पास चलता हूं। मैं सीधा प्रेम कुमार जी, क्या ये जो अब एक नया खुलासा हो रहा है, क्या ये एक बौखलाहट की तरह हम देखें पाकिस्तान के उन लोगों की जो आतंकियों को दाना पानी, खाद पानी देते हैं, उनको पालते हैं, उनको तैयार करते हैं भारत विरोधी गतिविधियों के लिए, उनको तैयार करते हैं भारत में घुसपैठ के लिए, उनको तैयार करते हैं भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए। लेकिन जैसा कि आशीष ने बताया कि 2014 के बाद से कोई बड़े मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए हैं, और उल्टा भारत की ओर से ही जवाबी हमले जरूर किए गए सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के रूप में। तो ये बौखलाहट है पाकिस्तान की, या पाकिस्तान के आतंक परस्त उन लोगों की, कि अब अजीत डोवाल को एक बार फिर से निशाने पर ले रहे हैं, उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है? पहले से रची जाती रही, लेकिन अब एक बार फिर से बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए रोहित जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो आतंकी गिरफ्तार हुआ और ये इसमें जो रेकी की, ये लगभग पिछले 2 साल की घटनाएं हैं। 2 साल से ये एक्टिव था। इसका पुलवामा हमले में भी योगदान है, उसके आतंकियों के साथ भी इसका जोड़ है। और जिसको इसने अपने वीडियो भेजे, जिस रऊफ का नाम सामने आ रहा है, वो रऊफ पठानकोट हमले में भी एक्यूज्ड है और पुलवामा में भी एक्यूज्ड है, और नंबर 2-3 का एक्यूज्ड है। सुपर जो माइंड है उसमें से शामिल है। तो कहने का मतलब ये है कि ये 2 साल से ये एक्टिविटी, ये तो बहुत खुशकिस्मती की बात है कि पुलवामा की भी रेकी उसने की थी और वो पुलवामा हुआ, लेकिन अजीत डोभाल की रेकी हुई और वो कुछ आज सकुशल हैं। ये तो किस्मती की बात है कि वो सकुशल है, लेकिन ये लंबे समय से चलता रहा है। हमें बहुत देर से इस बात का पता चला है कि ये रेकी की गई थी। एक बात
दूसरी बात, जो एक टर्म आ रहा है नॉन स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स, और एक ये भी बात आशीष जी कह रहे हैं कि जो अमेरिका को पाकिस्तान धोखा देता रहा है तो हमें भी मूर्ख बनाता रहा है। तो वास्तव में आप याद कीजिए, जब पठानकोट हमले हुए थे और उसकी जांच के लिए हमने पाकिस्तान को बुलाया था, तो और हमारी सरकार ने भी, हमारी ओर से भी जो एनआईए की जांच हुई थी, तो उसमें भी यही कहा गया था कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। इसी वजह से आज पाकिस्तान के प्रतिनिधि या पाकिस्तान के लोग कह पा रहे हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जबकि नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं, खुले तौर पर आपने भी बताया कि पाकिस्तान के तमाम हुक्मरान ये समय समय पर ये कबूल चुके हैं कि वहां से आतंकियों को शह दिया जाता रहा है, और ये बात छिपी हुई भी नहीं है, प्रमाणित भी है। ये बात तो है पब्लिक डोमेन में। पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट में होना और उसको डर होना कि वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, ये अपने आप में सारी कहानी कह देता है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे इस वक्त, और ये सब कुछ उसे पाकिस्तान में बैठे अपने आका डॉक्टर, जिसका वो नाम बताता है, उसको भेजना था। सवाल ये उठता है कि ऐसे में पाकिस्तान का इलाज क्या है। पूरा पैनल को सामने रखा जाए और मैं सीधा इस वक्त चल रहा हूं बीजेपी से हमारे गेस्ट शिवम छाबड़ा जी के पास। शिवम छाबड़ा जी, पाकिस्तान का इलाज क्या है? बार बार पाकिस्तान को इस बात को लेकर चेतावनी दी जाती है, लेकिन कहते हैं ना कि जो सुधर जाए वो पाकिस्तान नहीं है, वो पीठ में छुरा घोंपने का काम करता है। एक और सर्जिकल स्ट्राइक मांग रहा है क्या पाकिस्तान अब? पाकिस्तान नहीं, लेकिन क्या है कि हम तो हिंदुस्तान है, हमने एक देश के अंदर में, विश्व के अंदर में एक उदाहरण स्थापित किया है। लगातार मैंने कहा ना कि पहले भी हिंदुस्तान जब बोलता था आतंकवाद के खिलाफ रोहित भाई, तो शायद देश जो बाकी देश थे उसको बहुत सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन जब आतंकवाद की मार उनके देशों पर पड़नी शुरू हुई, जब हम कहें कि ट्विन टावर्स पर अटैक हुआ और बाकी लंदन के अंदर में अटैक हुआ, उसके बाद से पूरे विश्व इंटरनेशनल कम्युनिटी को लगने लगा कि साहब वास्तव में जो आतंकवाद है वो पाकिस्तान उसका एक हब है और स्टेट स्पॉन्सर्ड। मैं अभी आशीष भाई की बात सुन रहा था और बिल्कुल उस बात को मैं एग्री करता हूँ कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है उसको कहीं ना कहीं खत्म करने का काम पाकिस्तान को करना पड़ेगा, पर ये बहुत मुश्किल काम है। और ये कहीं ना कहीं आप कल्पना करिए कि, और मैंने कहा ना, आशीष भाई ने बहुत विस्तार पूर्वक सारी बात कही कि कहीं ना कहीं वहां की सरकार जो है वो आईएसआई और वहां की सेना चलाती है। वहां की सरकार की जब वहां पे चुनाव होते हैं तो वहां ये पहले तय कर दिया जाता है कि साहब किस व्यक्ति को वहां का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति करते हैं। तो कहीं ना कहीं वहां का जो इंटायर डेमोक्रेटिक सेटअप है वो ही हाशिए पर है। तो कहीं ना कहीं जब जिस राष्ट्र के अंदर डेमोक्रेसी नहीं होगी, जिस राष्ट्र के अंदर एक ऐसा नेता नहीं होगा कि साहब वो निर्णय लेने की क्षमता रखता हो, तो आप उस देश की बहुत अपेक्षा नहीं करते। आज नवाज शरीफ साहब लंदन बैठ करके, दुबई बैठ करके बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इसने शायद इस बात को भी आप डिनाई नहीं कर पाएंगे, जब तख्ता पलट हुआ था, जब परवेज मुशर्रफ नवाज शरीफ को तख्ता पलट करके अपना खुद शासक के रूप में पाकिस्तान पहुंच गए थे, तो उस समय भी तिलमिलाहट शुरू थी, लेकिन नवाज शरीफ बहुत कुछ बोल नहीं पाए थे। आज उनके मन में राजनीतिक महत्वाकांक्षा दोबारा से आ गई है, कहीं ना कहीं ये भी सब। लेकिन फिर वही है ना, फिर होगा वही ढाक के तीन पात, एक कठपुतली जाएगी दूसरी कठपुतली आ जाएगी। आशीष कुछ कहना चाह रहे हैं? आशीष कुछ कहना चाह रहे हैं? उसी के कंटिन्यूएशन में इनफैक्ट मैं आरजू के साथ वो कन्वर्सेशन करना चाहता हूँ। आरजू, क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए, एफएटीएफ इंटरनेशनल बॉडी है और हर जगह पे हमने देखा है कि इंटरनेशनली भी ये रिकॉग्नाइज हो चुका है कि पाकिस्तान में स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशंस कितने फूल रहे फल रहे हैं। क्या एक्चुअली में ये पीटीआई हो, जरदारी हो या फिर नवाज शरीफ हो, ये सारे के सारे को साइड में करके क्या ये बायलैटरल हो, बातचीत हो, ये सब कुछ हमें दाऊद, मौलाना मसूद, इन लोगों से करना चाहिए क्या? एक्चुअली में अगर वही कमान संभाल रहे हैं तो बातचीत उन्हीं से कर ली जाए। ये इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, इससे कोई मतलब तो निकल नहीं रहा। नहीं, इन सबसे कोई मतलब निकल नहीं रहा। आशीष आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए कि आप बाजवा साहब से बात करें, इसलिए कि गवर्नमेंट तो हमारी आर्मी ही चलाती है अभी से नहीं, सालों से। और जब इनमें से कोई भी गवर्नमेंट के बाहर होता है, चाहे वो नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो या जरदारी हो, उस वक्त ये लोग सच बोलना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पे टेररिस्ट जो हैं उनको पकड़ना चाहिए, यहाँ पे ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। और जैसे ही इनको गवर्नमेंट मिलती है ये फिर वही जबान बोलने लगते हैं जो इनसे नहीं बोली जा रही होती, यानी फिर दोबारा तारीफें शुरू कर देते हैं और दोबारा सेम उसी पैटर्न पे चले जाते हैं कि यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है और हमारा कोई कसूर नहीं है। और जिस दिन इनके हाथ से गवर्नमेंट जाती है उस दिन ये नवाज शरीफ की तरह बाहर बैठ के बताने लग जाते हैं
कि यहाँ पे ये हो रहा है। अगर आप इमरान खान की पुरानी वीडियोस निकालें तो आपको पीएम इमरान खान भी यही कुछ कहते हुए मिलेंगे। उन्होंने इसी तरह की एलिगेशन आरजू पाकिस्तानी मीडिया, आप इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट वोकल वॉइसेस में से एक हैं और आप भी लगातार इसीलिए टारगेट पर आती रही हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के और पॉलिटिकल टारगेट्स पर भी। लेकिन क्या पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के एनजीओज, उनके इंटेलेक्चुअल्स या फिर कोई ठीक ठाक समझदार बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस ये पूछते नहीं है कि हमें ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है, आप क्या कर रहे हैं? हम देश के उस देश के नागरिक बन गए हैं जो ग्रे लिस्ट में है। इकोनॉमिक इंपैक्ट हो रहा है, पॉवर्टी पे इंपैक्ट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट पे इंपैक्ट हो रहा है। क्या सब सन्नाटा है? मतलब चलिए सरकार तो कठपुतली बनी रहती है, मान गए, देख लिया, ये आज से नहीं 20 साल की बात हो गई। ये डिप्लोमैट्स भी पूरी तरह से इनइफेक्टिव हैं, जर्नलिस्ट भी बहुत सारे टारगेट पे रहते हैं, प्रेशर में रहते हैं। लेकिन क्या आवाम में कोई भी नहीं है जो बोल सके सरकार को या फिर एटलीस्ट इंटरनेशनली बोल सके कि ग्रे लिस्ट पाकिस्तानी आर्मी और ISI की वजह से हो रहा है, ये मक्की और दाऊद और मौलाना मसूद की वजह से हो रहा है? देखिए, पब्लिक तो कुछ बोलने के काबिल है नहीं। पब्लिक तो अपने यूटिलिटी बिल्स में ही बिजी रहती है। और जहां तक आप मीडिया की बात कर रहे हैं, जितना मीडिया कंट्रोल्ड इमरान खान के दौर में हुआ है कभी भी नहीं हुआ था। किसी को कुछ बोलने की इजाजत नहीं है, बिल्कुल डिक्टेशन दिया जाता है। ज्यादा बोलेंगे टीवी चैनल से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर वही है कि यूट्यूब पे बोलो और वो यूट्यूब को भी बंद कराया जा सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो जर्नलिस्ट अपनी मर्जी से कोई बात कर सके। करेंगे तो मतीउल्लाह जान की तरह उठा के ले जाएंगे, 2 दिन बाद छोड़ देंगे और कोई नहीं बताएगा कि कहाँ गया था, क्या हुआ। तो यहाँ तो ये काम सी बात है, अगर मैं नहीं भी बताऊंगी तो सारी दुनिया जानती है। इसलिए मुझे यहाँ बैठ के कुछ और कहने की जरूरत ही नहीं है कि क्या हो रहा है। बिल्कुल मीडिया कंट्रोल्ड है, मीडिया को इजाजत नहीं है। थोड़े बहुत अगर कोई बात करता है तो बहुत हिम्मत करता है, अगर थोड़ा सा भी कोई टीवी पे बोल लेता है। अदरवाइज टीवी पे तो जो टॉपिक्स चल रहे होते हैं, कभी सेनेट का इलेक्शन चल रहा है, कभी कुछ और चल रहा है। हमारे टीवी पे कहाँ पे FATF मैंने तो नहीं सुना काफी अरसे से। यानी कि RVS मनी साहब, ये सीधी सी बहुत क्लियर सी एक पिक्चर ये सामने आ रही है कि जब तक पाकिस्तान में सरकार है, यानी कि पॉलिटिशियंस हैं, कुछ होने का नहीं, क्योंकि पॉलिटिशियंस तो डमी हैं, सरकार डमी है, बस चेहरे बदलते हैं, मुखौटे बदलते हैं, आका तो एक ही है, ISI और पाक आर्मी, और होगा कुछ भी नहीं। यही आतंकवाद चलता रहेगा, शांति अमन होगा नहीं। मनी साहब आप हैं? 2012 में जी, 2012 में इमरान खान और हफीज सईद ने मिलकर इलेक्शन लड़ा। क्योंकि हफीज सईद जरदारी के था। तो जैसे एक चेस के जितनी गोटियां, शतरंज के जितने गोटियां को एक खिलाड़ी चलाता है, वैसे ISI और DG जो अपना आर्मी का जो इसको चला रहे हैं। अब खुदा पाशा जी जब ISI के DG थे तब 26/11 के उपरांत बातचीत वगैरह भी आई हुई थी। इसका नतीजा कुछ नहीं निकला, वो वही करके बोलते रहे। तो इसका कोई तरीका नहीं है, उनका मनसा ही नहीं है। क्योंकि इसी आतंकवाद का भ्रम फैलाते फैलाते इस आतंकवादी को आगे बढ़ाते तो पाकिस्तान की जनता को भी ये संज्ञान होना चाहिए कि इस आतंकवादी की आड़ में आप पीछे पाकिस्तानी जनरल का संपत्ति देखिए, प्रॉपर्टी रिटर्न कितना इन्होंने लूट के खाया है वो देखिए। कहीं अबोटाबाद में उसको उसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए जो पैसा मिला, आधा पैसा कैसे करके साइफन हो गए। मनी लॉन्ड्रिंग, उसी से वो आतंकवादियों को ट्रेनिंग के लिए, आतंकवादियों के टेरर फाइनेंस नहीं होती है, वही वापस इन्हीं के पास आती है। ये एक पैटर्न है, आप देख सकते हैं, इसको एस्टैब्लिश किया जा सकता है। तो उनके लिए तो दुकान खुली हुई है पाकिस्तानी आर्मी की, पब्लिक परेशान है, मगर क्योंकि इसका जो विक्टिम है वो हिंदुस्तान है, वो भले कश्मीर हो या अन्य जगह हो, हर बार आतंकवादी हमले का टारगेट होता है वो हिंदुस्तान होता है। और कोई भी इसके ठोस कदम उठाते हैं तो वो जाके, जैसे अजीत डोभाल जी आज वो बेचारे खतरे की घंटी उनके घर के बाहर बज रही है, जो भी है हमारे लोग काफी सक्षम है, तो इसलिए हम इसको रिश्ता देंगे, इन पर कुछ आंच आने नहीं देंगे। परंतु ये चीज पकड़ी तो गई और इस सबका जो है ना, जितना जनरल्स बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, सब इसी चक्कर में एक आदमी पैसा बना रहा है। उनके पास देखिए, उनके संपत्ति अगर देखोगे, एक आम जनरल जो किसी भी कंट्री का जनरल का इतना संपत्ति नहीं होगी जितना इन्होंने लूट के बनाया है। और ये उनकी एक दुकान है, उनके तरफ से तो दुकान है आतंकवाद जी।
उनके तरफ से तो अच्छा इसी तरीके से उनके पॉलिटिकल लीडरशिप आती है पाकिस्तान में। ये सारी दुकानें सब में से उन्होंने एंटरप्राइज बोलते हैं ना, पैसा कमाना है। भाई आज इमरान खान आ गया पीटीआई के साथ, अपनी शहीद के साथ उसने अलेज करके आज सरकार बना लिया, तो इतना कमा कुमर के हम बैठ जाएंगे, इतना हो जाएगा, इतना पाकिस्तान खतरे में, इसी आतंकवादी फैलाएंगे, फिर कहेंगे सर्जिकल अटैक हो गया। इसके लिए इसे स्पाइस हमारे लिए जो इसका जो फास्ट होता है, एक बार हम सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। जो बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसमें एक जो मिसाइल लगाया था, इट कॉस्ट अराउंड 3,000 to 5,000 करोड़ जी, तो वो बहुत भारी पड़ता है। तो ये हमने भी रिवर्स कर रहे अपनी इकोनॉमी, हम तो डूबेंगे सनम, आप पड़ोसी आपको भी ले डूबेंगे। ये इकोनॉमिक, हालांकि हमारी इकोनॉमी इतनी सॉलिड है, इतनी सशक्त है कि इसका कोई ज्यादा उस वक्त इस समय इतना असर पड़ा नहीं, परंतु यही उनका प्रयास ये भी होता है कि हमारी दुकान चलती रहे, पड़ोसी की दुकान में आग लगती रहे, ताकि उसके जो डिफेंस में जो खरीदेंगे तो उसको फोकस करके हम और फर्दर सशस्त्र खरीदेंगे। उस सशस्त्र को खरीदने के लिए उसमें फिर 30% 40% कमीशन खाएंगे। तो एक तरीके से विशेष साइकिल बना के वो चला रहे हैं। हमें उसका जो खामियाजा भुगतना पड़ता है, इसलिए ठीक है हमारी सशक्त इकोनॉमी होने की, अर्थव्यवस्था इतनी सशक्त होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं उसका असर पड़ता। फिर यहाँ के लोकल लोग जो है ना, जो प्रमाण मांगते हैं, तो प्रूफ मांगते हैं, प्रमाण मांगते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई, 500 आदमी मारे, ऐसे ऐसे लोकल पॉलिटिक्स में हमारे घर में ही चले हुए हैं, तो वो उनके लिए ताली बजाते पाकिस्तानी जनों के लिए। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है जो आज सशक्त सरकार है, कर रही है, आतंकवादी हमलों को रोक रही है। ये सब तो बहुत बढ़िया है, पर इसके ऊपर इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है। ठीक है, यानी कि आशीष, इसका इलाज कुछ नहीं है, इसका इलाज ले दे के कुछ नहीं है, इसका इलाज यही है कि पाकिस्तान तो फिर कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से मानते हैं, सिर्फ यही इलाज है, स्ट्राइक की जाए पाकिस्तान के ऊपर। ये एक तरीका है रोहित, और केवल एक तरह के कदम से चीजें ठीक नहीं होने वाली। जो चीजें दशकों से खराब होती रही हैं उसे पाकिस्तान को पैम्पर किया गया, बिगाड़ा गया। कई बार रशिया का भी हाथ रहा है, अमेरिका ने लगातार उसे पैम्पर किया है, और भारतीय जो सरकारें रही हैं इससे पहले उनमें भी बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी रही नहीं है। जैसे कि 26/11 का जब हमला हुआ तो हमारा डेलीगेशन वहां पाकिस्तान में बैठा हुआ था, उसके बाद में क्या हो गया, पार्लियामेंट अटैक। बहुत सारे हमने देखे कि एक स्ट्रांग अप्रोच जो होना चाहिए और उसमें कंसिस्टेंसी वो रही नहीं है। इसीलिए इस तरह के जो पाकिस्तान में जो नॉन स्टेट सो कॉल्ड एक्टर्स हैं वो अपना सर उठा लेते हैं। लेकिन डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव जो हमने देखा है कि बायलैटरल बंद, किसी तरह से बायलैटरल नहीं होंगे। मल्टीलैटरल में अगर आपको जाना है तो जाइए, बैठिए, और किसी तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी और इमरान खान के बीच में बातचीत नहीं हुई। एकदम क्लियर संदेश है जी। सार्क बंद, हमने बिम्स्टेक निकाला उसके लिए नया ऑप्शन, सार्क बंद। और आज जब सार्क देशों को जरूरत है तो इंडिया ने प्रोवाइड की ना वो जो वैक्सीन प्रोग्राम चल रही है, हर तरह से। FATF एक तरीका है, इकोनॉमिकली, मिलिट्रली, डिप्लोमेटिकली, हर तरह से, और पॉलिटिकली, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये चारों तरीके से आप ऑफेंसिव जाइए और उसमें कंसिस्टेंसी रखिए, इंटेंसिटी में भी और डोमेन्स में भी, और तभी जाके रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। क्यों पत्थरबाजी बंद हो गई? बंद क्यों हो गई पत्थरबाजी? क्योंकि वो कंसिस्टेंसी है और साथ ही साथ इंटेंसिटी है। यही आप देखिए 1.5-2 साल पहले कोई शुक्रवार नहीं जाता था, कोई वीकेंड नहीं जाता था जब हम पत्थरबाजी के विजुअल्स हम खुद नहीं दिखाते थे। बिल्कुल। लेकिन अब पत्थरबाजी बंद हो गई। टेरर एक्टिविटीज में काफी ज्यादा गिरावट हुई है। बहुत रेयर इंसिडेंट्स होते थे पहले रोहित, जब एक आतंकवादी को आप जिंदा पकड़ लें। अब आप देखिए हर 15-20 दिन में एक एक्टिव, वो भी लीडर लेवल पे, भले ही लोकल कमांडर हो, पकड़ा जा रहा है। पूरा का पूरा नेट जो है उनका, पूरा का पूरा स्लीपर सेल्स हैं, वो सारे के सारे पकड़े जा रहे हैं। और यही वजह है कि आपने प्रोएक्टिव और प्रिएम्प्टिव ये दो स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच रखे हैं, जिस वजह से कोई भी बड़ा आतंकवादी हमला भारत की भूमि पे नहीं हुआ है। आरजू भी हमारे साथ हैं। आरजू, ऑल्दो आप पाकिस्तान की हैं, लेकिन आप सच बोलती हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि आपको भी लगता है कि यही एक लेदे के तरीका है? क्योंकि आप लोग भी देखिए, पाकिस्तान में भी जो लोग हैं, और आपने खुद इस बात का जिक्र किया कि पाकिस्तान की आवाम भी खुद त्रस्त है, परेशान है इस टेररिज्म से, इस आतंकवाद से, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट जो है उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। तो ये इलाज है? बिल्कुल। देखें, पाकिस्तान को, जैसे मैंने पहले भी कहा, इसके ऊपर बहुत सीरियसली काम करना पड़ेगा, और उसके लिए
अफगान बॉर्डर की साइड से हम लोग फेंसेस भी लगा रहे हैं, जिसके लिए आप समझ सकते हैं वहां से बहुत बार लोग इधर आए हैं पाकिस्तान की तरफ, और यहाँ पे भी जो है वो टेररिज्म हुई अफगानिस्तान साइड से। तो ये सिर्फ एक पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये इस वक्त पूरी दुनिया का मसला है। सिर्फ पाकिस्तान या भारत इसमें नहीं इफेक्ट हो रहे, बल्कि सभी हो रहे हैं। तो इस चीज के ऊपर सबको मिलकर काम करना होगा, और इस तरह के लोग जो दूसरे देशों में जाकर और अपने देशों में भी इस तरह से ब्लास्ट करते हैं, लोगों को मारते हैं, उनको बहुत सीरियसली और बहुत स्ट्रांगली इन लोगों को पकड़ना होगा, और इनको ऐसी सजा देनी होगी कि जिससे बाकी लोग डरें। ये जो केसेस चलाते हैं, सालों केसेस चलते हैं और फिर कुछ नहीं होता, तो ये चीज मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा दिन तक हम इस पे काम कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आप किसी को बहुत स्ट्रांगली पनिशमेंट नहीं देंगे तब तक ये लोग डरने वाले नहीं है। ठीक है आरजू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़ी और इस चर्चा में आपने बहुत खुले दिल से और बहुत सच जो बातें हैं आपने रखी हैं, क्योंकि आप हमेशा सच के साथ रहती हैं, तो आपने भी यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर सच बोलने की हिम्मत दिखाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष, आपका भी शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। कुल मिलाकर इलाज ये है पाकिस्तान का कि ठीक है, स्ट्राइक्स तो हम करते ही हैं वक्त वक्त पर, हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी की, हमने एयर स्ट्राइक भी की और पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया, लेकिन पाकिस्तान का बहिष्कार किया जाना बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ एक दो देश नहीं, ये बड़े पैमाने पर पाकिस्तान का जब तक बहिष्कार नहीं होगा तब तक इस तरह की जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म की जो एक्टिविटीज हैं ये बढ़ती रहेंगी। ये पाकिस्तान को तो प्रभावित कर ही रही हैं, साथ ही जो पाकिस्तान के आसपास के देश, और हमने देखा भी हाल फिलहाल में अलग अलग वजह हो सकती हैं, अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आतंकवाद है वो लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर ही रहा है। तो ऐसे में यही कुल मिलाकर एक इसका हल है कि बहिष्कार किया जाए पाकिस्तान का सभी बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर। एक